गाइस जैसा कि हमने अभी तक देखा, जोरो और लूफी बेलेमी के आदमियों से बहुत बुरी तरह से पिट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बेलेमी के आदमियों से नहीं लड़ते। लूफी इस आदमी को बहुत आसानी से हरा सकता था, लेकिन फिर भी लूफी ने ऐसा नहीं किया। लूफी समझ चुका था कि बेलेमी जैसे लोग लड़ने के लायक नहीं है। बेलेमी जैसे लोग जिनकी आंखों में कोई सपने नहीं होते, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होता है, या फिर सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लायक नहीं होती है। जैसा की हमने सीरीज के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक आदमी ने शैंक्स की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की थी, लेकिन इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी शैंक्स उसे कुछ नहीं कहता है। और आज लूफी भी इसी बात को फॉलो कर रहा होता है। लूफी एक ऐसे आदमी से लड़ना नहीं चाहता जो कि सपनों की वैल्यू नहीं करता। ये सब देखकर नामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूफी और जोरो को लेकर बाहर चली जाती है। नामी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लूफी और इस जोरो ने इन पर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन तभी हम उसी बड़े से आदमी को देखते हैं। ये बंदा ब्लैक बियर्ड है और ब्लैक बियर्ड इन तीनों से कहता है, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। और लूफी ब्लैक बियर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें भी स्काइपिया कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है? नहीं बच्चे, स्काई आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है। और वहाँ से गुजरते हुए लोग ब्लैक बियर्ड की बातों पर हंस रहे थे। हंसने दो इन लोगों को, ये लोग हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बच्चे, सपनों का कोई अंत नहीं होता, सपने ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिनकी आंखों में सपने नहीं होते, उनका होना या ना होना बराबर होता है। और ब्लैक बियर्ड की बातें सुनकर नामी को समझ में आ जाता है कि जोरो और लूफी ने बेलेमी के आदमियों से फाइट क्यों नहीं की। अब इसके बाद सभी लोग अपनी शिप के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर चॉपर जोरो और लूफी का इलाज करता है। और रॉबिन इन सभी को बताती है कि ये लोग इस वक्त मॉक टाउन के अंदर हैं। और अगर यहाँ के लोगों की मानी जाए तो यहाँ पर एक आदमी रहता है जिसे शायद स्काइपिया आइलैंड जाने का रास्ता पता है, पर यहाँ के लोग उस आदमी का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो आदमी स्काइपिया आइलैंड पर विश्वास करता था और इसी वजह से वो अकेला यहाँ पर रहता है। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लोग उस आदमी से मिलने जाएंगे और बिना देरी किए ये लोग मॉक टाउन से निकल जाते हैं। और ग्रैंड लैंड के एक कोने में हम लोग मीहॉक को देखते हैं। मीहॉक के हाथों में लूफी पर लगे हुए नए इनाम का पोस्टर होता है जो कि 100 मिलियन बेरीज का है। और जब मीहॉक को पता चलता है कि जोरो के ऊपर भी इनाम लग चुका है तो मीहॉक एक स्माइल करता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि मीहॉक और जोरो की लड़ाई में भले ही मीहॉक जीत गया था, लेकिन फिर भी मीहॉक जोरो की काबिलियत को देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और मीहॉक जोरो से यहाँ तक कहता है, अभी तुम्हारे मरने के लिए बहुत जल्दी है। मेरा नाम है ड्रैकुला मीहॉक। तुम पहले खुद के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, ताकतवर बनो, चाहे तुम्हें कितने ही साल क्यों ना लग जाए। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा बच्चे। मेरी तलवार से बेहतर तलवार बनो, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। रोनोरोआ जोरो। और इसीलिए मीहॉक स्माइल करता है कि जोरो भी अब ताकतवर होना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद लूफी और ये सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वही आदमी रहता है जिसे स्काइपिया आइलैंड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो लूफी उस बंदे का घर देखकर हैरान रह जाता है। ये एक महल होता है, पर जैसे ही लूफी इस घर के पीछे जाता है तो इससे पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा मकान है। ये क्या मजाक है भाई, गजब टोपीबाज आदमी है। और इसके बाद इस घर का ओनर जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे, ये पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। ये बंदा लूफी के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी अचानक से ये बंदा गिर जाता है। और ये वही बंदा है जिसे स्काइपिया के बारे में पता है। इस बंदे का नाम क्रिकेट है। यहाँ जमीन के ऊपर एक किताब पड़ी होती है जिसका टाइटल था स्टोरी ऑफ नोलैंड। तो इस कहानी का नाम है नोलैंड। और इस बंदे के झूठ इतने ज्यादा सच्चे लगते थे कि कोई भी आंख बंद करके इस पर विश्वास कर लेता था। और ऐसे ही एक दिन इस आदमी ने सभी से कहा कि इसने एक सोने का टापू देखा है, जिसे सुनकर राजा अपनी सेना के साथ उस टापू के पास जाने लगता है जहाँ पर नोलैंड ने उस आइलैंड को देखा था। जब राजा और उसके सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस सफर में हजारों सैनिक निकलते हैं, लेकिन पहुँचते सिर्फ 100 हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और राजा नोलैंड को सबके सामने उसे जान से मरवा देता है। लेकिन मरते दम तक नोलैंड कहता है कि उसने उस आइलैंड को देखा है। वो झूठ नहीं कह रहा था, लेकिन कोई भी बंदा इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और चॉपर क्रिकेट का इलाज कर देता है। क्रिकेट का ये हाल इसलिए हुआ था क्योंकि ये बंदा बहुत समय तक पानी के अंदर रहता है। और ये बंदा ऐसा इसलिए करता है ताकि उस सोने के आइलैंड को ढूंढ सके, ताकि ये पूरी दुनिया को सीना चौड़ा करके बता सके कि इसके दादा झूठ नहीं कह रहे थे। तो गाइज हाँ, क्रिकेट नोलैंड का पोता है, यानी कि ग्रैंडसन। और क्रिकेट यहाँ पर माशिरा और शोजो के साथ रहता है। और इस क्रिकेट को समुद्र के अंदर से बहुत सारी सोने की मूर्तियां भी मिलती हैं जो कि सचमुच सोने की हैं, लेकिन अभी तक इसे समुद्र के अंदर उस आइलैंड का नामो निशान तक नहीं मिला है। और क्रिकेट से इन सभी को पता चलता है कि स्काइपिया आइलैंड जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारे वोल्केनोस होते हैं और वोल्केनो के फटने से एक ऐसी लहर आती है जिससे कि ये लोग आसमान में उड़कर जा सकते हैं। पर क्रिकेट को भी नहीं पता है कि स्काइपिया आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है या फिर वो बस एक मिथ है। लेकिन ये वोल्केनो की लहर हर साल एक बार जरूर आती है और उसका यूज करके ये लोग आसमान की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा इस बंदे ने अपनी दादा की लॉग बुक में पढ़ा था। और एक लॉग बुक एक डायरी की तरह होती है जिसमें एक आदमी अपने सफर के बारे में सब कुछ लिखता है। और जो जनरल अभी क्रिकेट के पास है वो उसके दादाजी यानी कि नोलैंड की है। और नोलैंड भी एक ऐसा इकलौता आदमी था जो कि स्काइपिया के अंदर गया है। लेकिन क्रिकेट अपनी इस लॉग बुक को लूफी को दे देता है क्योंकि चॉपर ने इसका इलाज किया है। लेकिन उसॉप अभी भी डर रहा था क्योंकि नोलैंड सबके हिसाब से एक झूठा आदमी था। और अब उसॉप को शक हो जाता है कि वो स्काइपिया आइलैंड वाली बात सच है या फिर झूठ। और अगर स्काइपिया आइलैंड की बात गलत निकली तो ये लोग आसमान से बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेंगे और इनकी शिप के साथ साथ ये सभी लोग भी मर जाएंगे। पर लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और डिसाइड करता है कि अब ये स्काइपिया आइलैंड जाकर ही रहेगा। क्रिकेट बताता है कि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो लहर कल ही आने वाली है। और इससे पहले कि लोग स्काइपिया आइलैंड की तरफ निकल जाएं, उन्हें इस तरह के एक पक्षी को ढूंढना पड़ेगा। ये पक्षी ही स्काइपिया आइलैंड का रास्ता बताएगी इन्हें। और सभी लोग बिना टाइम वेस्ट किए उस चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते
करते हैं। ये लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद इन्हें सेम टू सेम दिखने वाली वही पक्षी मिल जाती है। पर इस पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तभी निक रॉबिन अपनी पावर्स का यूज करके इस पक्षी को पकड़ लेती है। और इस पक्षी को पकड़ने के बाद ये लोग क्रिकेट के घर पर वापस जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग जो देखते हैं उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर क्रिकेट और उसके दोनों साथी घायल पड़े हैं और इनका ये हाल बेलेमी ने किया है। और बेलेमी यहाँ पर क्रिकेट से उन्हीं सोने की मूर्तियों को चुराने के लिए यहाँ पर आया है, जो कि इसे समुद्र के अंदर मिली थी। और जब क्रिकेट इसे वो मूर्तियां देने से मना कर देता है तो बेलेमी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इसकी ऐसी हालत कर देता है। माशिरा और शोजो इसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भी सेम हाल होता है। और बेलेमी यहाँ से जाने से पहले अपना एक निशान बनाकर जाता है। और जब लूफी को पता चलता है कि इन सब के पीछे बेलेमी का हाथ है तो लूफी बेलेमी को ढूंढने के लिए मॉक टाउन की तरफ जाने लगता है। कल उस लहर के आने से पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। हम देखते हैं कि बेलेमी अपने रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहा होता है, लेकिन तभी इसका एक आदमी भागते भागते इसके सामने आता है, जिसके हाथ में जोरो और लूफी का पोस्टर होता है। लेकिन बेलेमी इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेलेमी को ये सारे पोस्टर्स नकली लगते हैं, क्योंकि सुबह ही बेलेमी ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा था। और इसके हिसाब से अगर जोरो और लूफी इतने ही ज्यादा ताकतवर होते तो वो लोग इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाते। और बेलेमी की ये बात सुनकर इसके सभी साथी रिलैक्स हो जाते हैं। बेलेमी अपनी जगह पर बैठकर आराम से बियर पी रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई इसे बुला रहा हो। और जब बाहर आता है तो देखता है कि इसके सामने लूफी खड़ा हुआ है। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। लूफी यहाँ पर इससे क्रिकेट की मूर्तियां वापस लेने आया है, लेकिन बेलेमी इसे मूर्तियां देने से मना कर देता है। और इसे लग रहा था कि ये सुबह की तरह लूफी को फिर से हरा देगा। बेलेमी लूफी के ऊपर अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उस पर हमला कर देता है। और बेलेमी अपने पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह बना सकता है और ऐसे ही अपना एक खास अटैक लूफी के ऊपर यूज करता है, लेकिन ये लूफी को छू तक नहीं पाता है। और बेलेमी के हमला करने से पहले ही लूफी इस पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी का एक पंच ही काफी था बेलेमी को हराने के लिए, उसकी असली जगह और इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। और बेलेमी को हराने के बाद उन मूर्तियों को लेकर लूफी वापस से क्रिकेट के पास जाने लगता है। अब इसके बाद हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर नेवी का एक ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है, सर जल्दी ही व्हाइट बियर्ड और शैंक्स आपस में मिलने वाले हैं और इन दोनों के मिलने से पक्का कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है सर। और इसके बाद हम 5 नए लोगों को देखते हैं। इन 5 लोगों को एल्डर्स कहा जाता है और ये 5 एल्डर्स ही वही लोग हैं जो कि नेवी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आज इन सभी की एक मीटिंग होने वाली है ताकि ये लोग डिसाइड कर पाए कि क्रोकोडाइल की जगह पर कौन नया वॉर लॉर्ड बनने वाला है। और तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2 नए वॉर लॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से इस बंदे का नाम है डो फ्लामिंगो। इस बंदे के ऊपर 34 करोड़ का इनाम लगा है। और इसके साथ साथ इस बंदे का नाम है कुमा और इसके ऊपर 29 करोड़ 60 लाख का इनाम लगा है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वाइस एडमिरल सैनगोकू आता है और कुछ समय बाद मिहॉक भी यहाँ पर आ जाता है। मिहॉक बस यहाँ पर जोरो और लूफी के बारे में सुनने आया होता है और उन दोनों की बात यहाँ पर इसलिए हो रही थी क्योंकि उन दोनों ने ही क्रोकोडाइल यानी कि एक वॉर लॉर्ड को हराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अब लूफी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शैंक्स का एक लेटर लेकर व्हाइट बियर्ड के सामने खड़ा होता है। उस लेटर के अंदर एस के बारे में कुछ लिखा होता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड उस लेटर को बिना पढ़े ही उसे फाड़ देता है और उस आदमी से कहता है, अगर शैंक्स को कुछ बात करनी ही है तो यहाँ पर खुद आके मुझसे बात करे, ना कि कोई लेटर भिजवाए, समझे। और व्हाइट बियर्ड इस आदमी को यहाँ से भगा देता है। और ये आदमी कुछ समय बाद ये सारी बातें शैंक्स को बताता है, पर शैंक्स को ये बातें सुनकर गुस्सा नहीं आता है, उल्टा हंसने लग जाता है और डिसाइड करता है कि ये खुद अब व्हाइट बियर्ड से मिलने जाएगा। और इस तरफ हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं और इसे पता चलता है कि लूफी के ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा हुआ है और उसी के साथ साथ जोरो के ऊपर 6 करोड़ का इनाम लगा है। और ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ जोरो और लूफी को मारने के लिए निकल पड़ता है। सुबह हम लूफी को देखते हैं जो कि बेलेमी के पास से उन सभी मूर्तियों को लेकर वापस अपने क्रू के पास आ चुका है। और हम देखते हैं कि चॉपर ने क्रिकेट और उसके दोनों साथियों का इलाज कर दिया है और अभी लोग खतरे से बाहर आ चुके हैं। और लूफी और ये सभी लोग अपनी नई शिप को देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल बेलेमी जब यहाँ पर आया था तब उस बंदे ने लूफी की शिप के ऊपर हमला करके गोइंग मैरी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और माशिरा और शोजो ने इस शिप को ठीक कर दिया है। और लूफी माशिरा और शोजो का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद लूफी और ये सभी लोग अपनी नई शिप के ऊपर चढ़कर उसी लहर की तरफ निकल चुके हैं जो कि उन्हें स्काइपिया आइलैंड तक लेकर जाएगी। और इन्हें छोड़ने के लिए माशिरा और शोजो भी इसके साथ चलते हैं और ये सभी लोग लूफी और इन सभी को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो लहर आने वाली है। और इन सभी को यहाँ पर पहुँचाने के बाद इन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। लूफी के क्रू के सामने एक बहुत बड़ा भंवर था और इस भंवर के अंदर जैसे ही एक सी मॉन्स्टर चला जाता है तो उसका नामो निशान तक मिट जाता है और सभी क्रू मेंबर्स को लगता है कि इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ का भंवर रुक जाता है और पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी थोड़ी ही देर में वही लहर आने वाली है। लूफी अपने नए सफर के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड के हाथ में एक पोस्टर होता है और जब उस अपनी दूरबीन का यूज करके उसको देखता है तो इन सभी को बताता है कि इस बंदे के हाथ में लूफी और जोरो का पोस्टर है। अरे यार ये क्या, इनके हाथ में तो पोस्टर्स है। लूफी के ऊपर लगा है 10 करोड़ का इनाम और जोरो के ऊपर लगा है 6 करोड़ का। क्या बात है लूफी। ये सुनकर जोरो और लूफी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सांजी जेलस हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इनाम नहीं लगा है। ब्लैक बियर्ड लूफी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो लहर यहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उस लहर के साथ ऊपर बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच ब्लैक बियर्ड की शिप पूरी तरह से
तबाह हो जाती है और अब ये सभी लोग आसमान की तरफ जाने लगते हैं। अगर स्काइपिया आइलैंड असली में एग्जिस्ट करता है तो लूफी और उसका क्रू स्काइपिया आइलैंड पर जाने वाले दूसरे इंसान होंगे। लेकिन अगर आसमान में कोई स्काइपिया आइलैंड नहीं हुआ तो ये सभी लोग आसमान से नीचे जमीन पर आकर गिरेंगे और इतनी ज्यादा ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इनकी मौत कंफर्म है। हवा बहुत ज्यादा तेजी से चल रही होती है और गोइंग मैरी उस पानी के करंट का यूज करके लगातार ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। हवा बहुत तेज है, हम इस हवा में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, जल्दी कुछ करो। लेकिन कुछ पल बाद ही गोइंग मैरी बादलों को चीरते हुए आसमान के ऊपर पहुंच जाती है, पर हवा के प्रेशर की वजह से गोइंग मैरी के पंख टूट जाते हैं और यहाँ नीचे समुद्र में ब्लैक बेड के पायरेट्स ऊपर नहीं जा पाए और इन लोगों की शिप भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन ब्लैक बेड हंस रहा होता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो हमसे बच गए। हाँ जी सर, वैसे वो दुनिया छोड़कर तो नहीं गए हैं, जब नीचे आएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ तुमने सही कहा। और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी है और आधे से ज्यादा लोग तो बेहोश पड़े हैं। लेकिन तभी लूफी चिल्लाता है, दोस्तों हमारे आसपास देखो, हम लोग बादलों में हैं, हमारी शिप बादलों के ऊपर आ चुकी है। सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि ये लोग सच में बादलों के ऊपर आ चुके हैं, ये कोई सपना नहीं है। अरे यार, मुझे तो लगा था ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो कमाल हो गया। पर हमारा लॉग पोस्ट अभी भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, आखिर ये हमें कहाँ पर ले जाना चाहता है? हो सकता है स्काई आइलैंड और भी ज्यादा ऊपर हो और अभी हम बीच के रास्ते में हो। रॉबिन की बात को सुनकर उसॉप अपने कपड़े उतार देता है। अगर स्काई आइलैंड इससे भी ऊपर है तो हो सकता है ये बादलों से बना हुआ बस एक समुद्र हो और कैप्टन उसॉप अब इस समुद्र में डुबकी लगाकर तुम सभी को अपनी बहादुरी शो करेगा। ये खतरनाक हो सकता है उसॉप। लेकिन उसॉप इनकी बात को नजरअंदाज करके बादलों में डुबकी लगा देता है। ये देखकर चॉपर और लूफी हैरान रह जाते हैं कि उसॉप बहुत ज्यादा बहादुर है। और यहाँ उसॉप बादलों के ऊपर तैरते हुए सोचता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये तो बस एक मामूली सा समुद्र है, देखते हैं ये और कितना ज्यादा गहरा है। अरे यार चॉपर, स्विमिंग करने में कितना मजा आता होगा ना, काश हम लोग भी तैर सकते। बहुत देर हो चुकी है, उसॉप अभी तक वापस नहीं आया। अरे नहीं, ये तो बस बादलों से बना हुआ एक समुद्र है, अगर वो ज्यादा गहराई में चला गया तो वो बादलों से नीचे कूद जाएगा। ये सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और लूफी जल्दी से अपने हाथ को बड़ा करके नीचे बादलों की तरफ भेजता है उसॉप को ढूंढने के लिए। और रॉबिन भी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है लूफी के हाथों के ऊपर और इन दोनों की ताकत से ये लोग उसॉप को ढूंढ लेते हैं और आखिरकार उसॉप को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग उसॉप को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जब इसे उठाने की बारी आती है, ये इतना भारी कैसे हो गया? अचानक से उसॉप के साथ साथ एक सी मॉन्स्टर को भी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। जोरो भागता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर जैसे ही हमला करता है तो सी मॉन्स्टर किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है और तभी एक और मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। सांजी इस पर हमला करता है और ठीक ऐसे ही ये मॉन्स्टर भी किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है और यहाँ गोइंग मैरी के ऊपर उसॉप बुरी तरह से डर रखा है। ये तो काफी खतरनाक जगह है। मेरे पैंट के अंदर एक अजीब सी मछली है, ये देखो। अरे ये तो स्काई फिश है जो कि स्काई आइलैंड के समुद्र में पाई जाती है, ऐसा मैंने नोलैंड की लॉग बुक में पढ़ा था। लूफी रॉबिन के हाथ में से उस मछली को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद हम लूफी को एक डिश खाते हुए देखते हैं। अबे लूफी, इतनी जल्दी सांजी से इसको पकवा भी लिया तूने? और यहाँ चॉपर एक दूरबीन का यूज करके सफेद समुद्र यानी कि बादलों को देख रहा है और इसे बादलों के ऊपर एक और शिप दिखाई देती है। लेकिन अचानक से उस शिप के ऊपर कोई हमला कर देता है और ये शिप तबाह हो जाती है। ये देखकर चॉपर हक्का बक्का रह जाता है और इन सभी को इस बात को बताने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि चॉपर इन सभी को कुछ समझा पाता, एक अजीब सा आदमी बादलों के ऊपर फिसलता हुआ गोइंग मैरी के पास आने लगता है। ये बंदा बहुत तेजी से आता है और सांजी पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे सांजी दूर जाकर गिरता है और जोरो और लूफी के ऊपर भी इतनी रफ्तार से हमला करता है कि लोग भी कुछ नहीं कर पाते। ये है कौन और ये हम पर हमला क्यों कर रहा है? ये बंदा ऊपर आसमान में उड़कर एक तोप बाहर निकालता है और गोइंग मैरी के ऊपर उस तोप को पॉइंट कर देता है। अरे इसने एक और शिप को उड़ाया था, लगता है ये हमारी शिप को भी उड़ाने वाला है। लेकिन तभी आसमान में से एक परछाई दिखाई देती है और अचानक से इस तोप वाले बंदे के ऊपर एक अजीब सा आदमी आकर हमला कर देता है और ये तोप वाला आदमी डर कर यहाँ से भाग जाता है। ये बूढ़ा आदमी शिप के ऊपर आता है। मेरा नाम स्काई नाइट है और मैं एक योद्धा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो चला गया है। पर आखिर वो था कौन और हम पर बेवजह हमला क्यों कर रहा था? और भाई तुम तीनों शर्म कर लो, कुछ इतनी आसानी से हार गए तुम लोग इससे हैं? नहीं बच्ची, इसमें इन लोगों की गलती नहीं है। यहाँ आसमान में हवा बहुत पतली होती है और शायद तुम इतनी पतली हवा में सांस नहीं ले पाते होगे ठीक से। ये सुनकर लूफी अपने सीने के ऊपर मारता है। अरे भाई सब कुछ ठीक तो है? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही तेज था। वो आदमी ज्यादा तेज नहीं था बच्चों, तुम बहुत ज्यादा धीरे थे। यहाँ की हवा बहुत पतली है और तुम ज्यादा रफ्तार से मूव नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग उस नीले समुद्र से आए हो। हाँ, हम नीचे से आए हैं उस पानी के करंट का यूज करके। अच्छा, इसका मतलब है कि आज भी तुम्हारे जैसे बहादुर लोग एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ से कोई भी आना पसंद नहीं करता है। एक सेकंड, इसका मतलब है कि यहाँ पर आने के और भी रास्ते हैं? हाँ, तुमने सही कहा। ये सुनकर नामी को बहुत ज्यादा शौक लगता है। साले यहाँ पर आने के और भी कई रास्ते थे, तू ही पागल है, तेरा आइडिया था नहीं है? पता कितने खतरनाक थे, हम मर सकते थे। और बगल में उसॉप अभी भी बेचारा सदमे में है। एक बार मैं खड़ा हो जाऊं, उसके बाद इस लूफी को छोड़ूंगा नहीं। ठीक तुम्हारी ही तरह 100 और लोग यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, पर 100 में से कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। उस पानी के करंट पर भरोसा करना किसी जुए की तरह है बच्चों। इसके बाद आदमी इन सभी को एक विसल देता है। जब भी तुम इस विसल को बजाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद आए। आप अपना नाम तो बता के जाइए प्लीज। मेरा नाम स्काई नाइट है, पर मेरा असली नाम गैनफॉल है, लेकिन फिर भी तुम मुझे स्काई नाइट कहकर ही पुकार सकते हो। और इसके बाद स्काई नाइट अपने पंख वाले घोड़े जिसे पेगासस कहते हैं उस पर बैठकर यहाँ से जाने लगता है। ये तो कमाल है। पर जब ये सभी लोग उस घोड़े को ध्यान से देखते हैं तो ये घोड़ा बहुत ज्यादा अजीब होता है और इसे देखकर इन सभी के रिएक्शन कुछ ऐसे
होते हैं। ये मेरा साथी है, ये एक पक्षी है, लेकिन इसने ज़ोआन टाइप का एक डेविल फ्रूट खा लिया था जो कि एक घोड़े का था, और अब ये पक्षी के साथ साथ एक घोड़ा भी बन सकता है। और ऐसा बोलने के बाद स्काईनेट यहाँ से चला जाता है। ये कितना अजीब था भाई घोड़ा ये। हाँ तुमने सही कहा। चलो मैं इस व्हिसल को बजा कर देखता हूँ। पर सभी लोग लूफी को रोक देते हैं। साले उसे परेशान करने के लिए नहीं है ये। हट जा लूफी। पीछे चॉपर को कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। दोस्तों वो देखो सामने, वो तो पानी के झरने जैसा कुछ लग रहा है। हाँ मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और ये सभी लोग अपनी शिप को उस पानी के झरने के पास लेकर जाने लगते हैं। और तभी देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सा बादल आ गया है। लूफी इसके ऊपर एक पंच मारता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये बादल थोड़ा सा सख्त है। इसका मतलब है कि हम इस पर खड़े हो सकते हैं। और ये सुनकर लूफी जल्दी से इस बादल के ऊपर जंप कर देता है। हाँ तुमने सही कहा चॉपर, ये कितना मुलायम है। और चॉपर, उसॉप, ये सभी लोग उस बादल के ऊपर कूद जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें इन बादलों से बचते हुए हमारी शिप को उस झरने के पास लेकर जाना होगा। और लूफी हमें रास्ता बता।